हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टोक्स थ्योरम देखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विस्कोसिटी सिखाया था और विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था कि विस्कोसिटी क्या होता है। तो जिन्होंने भी विस्कोसिटी नहीं देखा है तो उनको स्टोक्स थ्योरम थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो जाके वो देख ले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बाय रूमियाज सर्च करके। देखिए यहाँ पे जो स्टोक्स थ्योरम है, जो विस्कोसिटी था वो आपको बता रहा था क्या कि जो भी लेयर्स होते हैं, जो भी लिक्विड का लेयर होता है, वाटर का लेयर है चाहे किसी भी लिक्विड का लेयर है, तो उस लेयर के बीच में फ्रिक्शन लगाता है। एक लेयर दूसरे लेयर को फ्रिक्शन लगाता है और जितना वो बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, जैसे कि अगर रिवर में ही अगर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, सपोज को ये रिवर है, यहाँ पर से ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो है सो ये वाला जो मोशन होगा, इस लेयर का जो मोशन होगा, वेलोसिटी होगा, वो बहुत कम होगा, मान लेते 0 होगा। इसके बाद जो है सो कुछ कुछ इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है सो बॉडी के कांटेक्ट में है, इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वाटर लेयर का यहाँ पे बहुत कम होता है। फिर इसी तरह से जो इस लेयर है, इस लेयर पे ये वाला लेयर जो है सो फ्रिक्शन लगाता है, इस लेयर पे ये वाला लेयर फ्रिक्शन लगाता है, तो एक तरह से ये लेयर के बीच में ही फ्रिक्शन था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे सॉलिड और फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड मतलब कि सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ के बीच में लेयर है। मतलब कि अगर किसी, मान लो कि एक रिवर है, उस रिवर में अगर आपने किसी भी स्फेरिकल किसी सॉलिड बॉल को या फिर किसी भी एक बॉल को, बॉडी को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सो ये बॉडी आपका जब वाटर में जाएगा तो ये आगे जाएगा, तो आगे जाएगा तो इसके पीछे एक मोशन लगेगा, है ना, इसके एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं या फिर फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इसके मोशन को अपोज करने के, सपोज को लेकर वाटर का फ्लो ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तो उसी फोर्स को यहाँ बताने के लिए स्टोक्स थ्योरम आता है। चलिए डिस्कस करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। A Stokes law discusses the active force applied on a body when it is dropped in a liquid. एक बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई होता है जब इसको एक लिक्विड में ड्रॉप किया जाता है, उसी फोर्स को जो है सो डिस्कस करता है कौन, स्टोक्स थ्योरम। Initially, because of law of viscous force, this velocity of the falling body remains low, but as the spherical body falls with its effective weight, it gains acceleration, and this velocity of the body increases gradually. और जो है इस तरह से धीरे धीरे जो है वेलोसिटी इसका बढ़ता जाता है। अच्छे से समझते हैं, देखिए यहाँ पे according to George Stokes, the force acting between the liquid and falling body interface is proportional to velocity and radius of spherical object and viscosity of fluid. तो ये आपका एक्चुअल डिफिनेशन हुआ और जो बोलते हैं थ्योरम या फिर थ्योरी हुआ स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि जॉर्ज स्टोक्स के अकॉर्डिंग जो है सो उनके अनुसार किसी भी बॉडी पर जो आपको लिक्विड में फॉल किया गया है उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के और रेडियस के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के। और याद रखिएगा कि स्टोक्स थ्योरम में तो उन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया था कि जब भी कोई एक सॉलिड पार्ट लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो उसमें क्या फोर्स लगेगा। लेकिन ये जो थ्योरम है ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Stokes' law explains the main reason why raindrops falling from the sky do not harm us। और ये सब के बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया था on the ground। Stokes' law is an extremely important concept that is part of our physics। और फ्लूइड मैकेनिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग बहुत छोटे छोटे चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी। हम लोग को जो समझना है वही समझते हैं। The viscous force on moving object inside a fluid depends upon। तो विस्कस जो फोर्स होगा, जो एक जो है सो किसी भी अगर लिक्विड में ड्रॉप किया जा रहा है तो वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो है सो क्या क्या चीज़ें डिपेंड करेंगे। सपोज को लो कि ये पानी था, यहाँ पे हमने जो है सो एक बॉडी को ड्रॉप किया, इसका मोशन इधर है, लेकिन विस्कस फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। और अपोजिंग मोशन को ही तो फ्रिक्शन बोलते हैं। या तो यहाँ पे लिक्विड में ये आपका केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स बोलेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितना बड़ा है और कैसा शेप है, इस पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये कितना विस्कस लग रहा है, कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, इस पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम लोग जो है सो पूरा फोर्स पे क्या लगेगा वो हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे
स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड। अब जो है सो अगर कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इनसाइड फ्लूइड है तो क्या होगा? विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी वाटर के अंदर है तो उसके अंदर जो है सो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जो इसका विस्कस फोर्स आएगा वो किसकी बातों पर डिपेंड करेगा? तो रेडियस ऑफ स्फीयर पर डिपेंड करेगा, जो भी ये स्फीयर है इसका रेडियस क्या होगा, स्पीड ऑफ स्फीयर कितने वेलोसिटी से ये जा रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब कितना अपोज इसको कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो है सो फॉर्मूला आ जाता है, इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल देते हैं कि जो आपका फोर्स है वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, वेलोसिटी की और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, जिसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पावर क्या होगा हमें नहीं पता था, ए बी सी, तो हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, अब जो है सो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका पावर निकालने के लिए और एक्चुअल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे, जो हम लोग जानते हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो एफ बराबर जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा के, यहाँ पे हमने पावर मान लिया है, सपोज कर लिए ए बी सी। और आप जानते हैं क्या कि एफ का होता है MLT-2, बहुत पहले याद किए होंगे। के कांस्टेंट तो के का नहीं होगा, आर रेडियस है तो उसको एल में मेजर करेंगे, वी आपका वेलोसिटी है तो आपका LT माइनस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ना मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 हो जाएगा। और आपको ईटा का मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब बताया था तो वहाँ पे आपको मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया था ईटा का, ये क्या होता है ML-1 और T-1। तीसरा का पावर ए है, बी है और सी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर 2 मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे m का पावर यहाँ पे c है तो m का पावर c लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे l का पावर a है, l का पावर b है और l का पावर माइनस c है, तो a प्लस b माइनस c कर दिया यहाँ पे। और t देखिए, t का पावर यहाँ पे माइनस b है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस c है, ये कर दिए। अब देखो यहाँ पे, अब हम सबको इक्वेट करेंगे। यहाँ पे आपका m1 था और mc था, इसका मतलब क्या कि c बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या है, 1, तो इसको मान लीजिए a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। ठीक है, अब देखो माइनस बी माइनस सी बराबर क्या है, -2, माइनस बी माइनस सी बराबर -2। और आप जानते हैं क्या कि c कितना है, 1 है, तो c की जगह पे 1 रखे हम लोग, तो b का वैल्यू कितना आ गया, आपको जो v का वैल्यू आ जाता है कितना, 1। अब देखो आपको b का वैल्यू मिल गया है, c का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूला पे रख दो l वाला पे, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1, माइनस नहीं माइनस था यहाँ पे 1। अब हम लोग जानते हो क्या कि प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 1 कैंसिल, तो आपका ए बराबर क्या बचा, 1। इसका मतलब कुछ भी नहीं है पावर में, सब कुछ में 1 है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला आता है वो FB मतलब कि विस्कस फोर्स आता है KRVN, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये आपका रेडियस, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था। और जो है सो ये जो कांस्टेंट हटाते हैं तो आपका आता है 6π, क्या आता है, 6π NRV, इसको याद कर लो। ये स्टोक्स थ्योरम का फॉर्म है, स्टोक्स थ्योरम का डेफिनेशन है, 6π NRV, एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।